नाज़रीन आदाब। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को जी सलाम की जानिब से यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। मैं हूं इमरान खान और हाजिर हैं हम लेकर आज का मुद्दा। 69वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज एक बार फिर दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तानी सकाफत और हजारों साल पुरानी तहजीब का दीदार भी किया। इस बार का यौम जमहूरिया कई मायनों में बेहद खास भी रहा, जहां मरकज की मोदी हुकूमत ने मुल्क की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी, वहीं आसियान में हिंदुस्तान के बढ़ते दखल का पैगाम भी दे दिया। इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो हैरान करने वाली है, जिसमें कांग्रेस सदर राहुल गांधी को छठी सफ में बैठाया गया था, जबकि दूसरे सभी लीडर पहली सफ में थे। जबकि आसियान ममालिक से आए सभी लीडरान जो कि मेहमान खुसूसी भी थे, उन्हें एक खास जगह दी गई थी। इसी पर है हमारा आज का मुद्दा कि गैरों पर करम, अपनों पर सितम। तो दुनिया जहां राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत देख रही थी, वहीं एक तस्वीर और देखने को मिली और वो थी आजादी के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी के सदर को दूसरी या तीसरी नहीं बल्कि छठी लाइन में सीट दी गई थी, जो कि हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अब तक कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सदर को पहली सफ में ही जगह मिलती आई है। हिंदुस्तान ने अपना 69वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया। राजपथ पर हिंदुस्तान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। यौम जमहूरिया की तकरीब में मौजूद 10 मुल्कों के सरबराह हिंदुस्तान की मोहकम खारजा पॉलिसी की गवाही दे रहे थे। जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समंदर तक भारत अपनी ताकत को एक एक कर दुनिया को दिखा रहा था। हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला मौका था जब 10 मुल्कों के सरबराह हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर मौजूद थे। भारत अपनी मजबूत जमहूरियत का दुनिया के सामने ऐलान कर रहा था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली सफ में बैठे थे, लेकिन यौम जमहूरिया की तकरीब में राहुल गांधी को छठी सफ में देखकर कांग्रेस का जोश फीका पड़ गया। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी का नाम चौथी सफ पर बैठने के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन राहुल गांधी को यौम जमहूरिया के मौके पर छठी सफ में बिठाया गया, जिसकी कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस सदर की जानबूझकर तौहीन की है। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि आजादी के बाद से पार्टी सदर को पहली सफ में जगह दी जाती रही है। सोनिया गांधी को भी बतौर कांग्रेस सदर हमेशा पहली सफ में ही जगह दी गई। 2014 में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से बीजेपी सदर अमित शाह को भी पहली सफ में जगह दी गई है। राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर मुल्क को खत लिखकर आईन को बचाने की अपील की। वाज़े हो कि राजपथ पर होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब में बैठने के लिए सीट वजारत दिफा की जानिब से अलॉट की जाती है, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी को पिछली सफ में जानबूझकर बिठाया गया? वहीं लीडरान का कहना है कि राहुल गांधी को पिछली सफ में बिठाने का फैसला वजारत खारजा का है या फिर बीजेपी का। आखिर बीजेपी कांग्रेस को क्या पैगाम देना चाह रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आज हिंदुस्तान ने जिस तरह से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है और आसियान ममालिक के सरबराहान को अपने यहाँ मदऊ किया और शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया और ये दिखाया कि 10 हमने अपने खुसूसी मेहमानों को आज दावत दी और वो आए और हमने उनकी मेहमान नवाजी की और दुनिया को भी बताया। और ये बहुत सारे पैगाम भी देने वाली बात है, जहां खास तौर से भारत ने दुनिया के एक अहम हिस्से को खास अहमियत दी है। साथ ही हमारी जो साझा जो सफर है विरासत का, उसके ये मुल्क गवाह रहे हैं, वो हमारे साथ रहे हैं और हजारों सालों से जुड़े हुए हैं। और ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की भी एक बड़ी कामयाबी है। इस पर हम बात करते हैं और साथ ही कांग्रेस सदर के साथ जो सुलूक हुआ है, जैसा कि कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, उसके क्या मायने हैं, वो क्यों हुआ है, क्या ये प्रोटोकॉल के तहत है या फिर एकदम से प्रोटोकॉल को चेंज किया गया है, क्या इसकी वजूहात हैं, ये भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमने आज कोशिश की कि बहुत सियासी लोगों को नहीं बुलाया, वरना वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते। आज हमने बहुत खास लोगों को बुलाया है। मेरे साथ इस वक्त है रिटायर्ड जनरल SP सिन्हा साहब, सर आपका खैर मकदम है। डॉक्टर खालिद अली साहब हैं जो कि सियासी तज्जियाकार हैं, आपका भी खैर मकदम है। डॉक्टर मुकेश मिश्रा हैं, फॉरेन पॉलिसी के
माहिर हैं, जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। और अमलिंदु उपाध्याय जी अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, सीनियर सहाफी हमारे साथ हैं। मैं रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा साहब से शुरुआत करता हूं। आज की ताकत की अगर हम बात करें, क्या हम पैगाम देना चाह रहे हैं? आसियान मुल्कों के 10 सरबराहान आज थे। भारत आसियान में अपना दखल बढ़ाता नजर आ रहा है। चाइना को भी एक मैसेज है। और पावर बैलेंस अगर हम बात करें इंडियन ओशन में, क्या इसको इस तरह से देखा जाए? देखिए, आसियान का संगठन बना था 8 अगस्त 1967 को जी। उसको बांडुंग में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो इनिशियल 10 मेंबर सदस्य थे आसियान में जी। उन्होंने निवेदन किया था उस समय की सरकार से कि आप आसियान का नेतृत्व कीजिए। और जो कमेंट पास किया गया था उन दिनों प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू के द्वारा कि यहां तो मच्छरों का देश है, एक गरीब देश है, इसका नेतृत्व हम क्यों करें। और उस इतिहास को मोदी जी सही कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आसियान का क्या जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से आसियान का क्या महत्व है जी। हम सब जानते हैं कि चीन की हमारी तरफ क्या दृष्टि है, क्या नियत है। अरुणाचल प्रदेश लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, वो हमारे प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहता है और विस्तारवाद एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में विश्वास रखता है। वही नहीं, वो साउथ आसियान के देशों को भी परेशान करता रहा। फिलीपींस उसका उदाहरण है कि फिलीपींस को जब आईसीजे में गया और आईसीजे ने फिलीपींस के पक्ष में न्याय दिया तो उसको चीन मानने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट सदस्य क्या यूनाइटेड नेशंस के संगठन को, आईसीजे का अनादर कर सकता है? प्रश्न ये उठता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका क्या क्या अंजाम होगा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में और चाइना के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं। ये 10 देश को से मैत्री बढ़ा के हिंदुस्तान की सरकार संदेश दे रही है चीन को कि साउथ चाइना सी में तुम्हारी जितनी हरकतें हैं वो अनचैलेंज नहीं रहेंगी। अब ये 10 देशों को हम सशक्त करेंगे और आवाज उठेगी। साउथ चाइना सी का यदि इंपॉर्टेंस देखें तो 1/3 ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड उधर से पास करता है। और जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी में मिलिट्री बेसेस बना रहा है, आने वाली तारीख में यदि हम नहीं संभले तो वो फ्रीडम ऑफ शिप और नेविगेशन पे अंकुश लगाएगा और इससे विश्व के कॉमर्स पे फर्क पड़ेगा। तो हमको जरूरत है कि एक पैरेलल पावर सेंटर और चीन को घेरे उस पैरेलल पावर सेंटर के माध्यम से, और ये महत्वपूर्ण है। अब यदि हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहले जो था लुक ईस्ट पॉलिसी, उसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नया नाम दिया जा रहा है। और ये सच है कि वेरी फैक्ट कि 10 आसियान के लीडर्स और ने हमारा न्योता स्वीकार किया, इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये संदेश है कि हिंदुस्तान के मेजर पावर, ग्लोबल पावर स्टेटस को वो मानते हैं, हिंदुस्तान को बड़े भाई के रूप में मानते हैं और हिंदुस्तान का नेतृत्व वो साउथ एशिया में कबूल करते हैं। एक तारीख रकम हुई है, एक इतिहास और इससे इमरान साहब 10 सेकंड और हमको फायदा क्या क्या होगा काउंटर टेररिज्म के फील्ड में, सिक्योरिटी के फील्ड में, कनेक्टिविटी के फील्ड में। 3 C's की जब मैं बात करता हूं तो कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो आप मानिए कि साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट कल्चर मेजॉरिटी देश में है और बुद्धिज्म तो हमारे देश से पैदा हुआ है। तो एक लिंक है, ये बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, कल्चरल बॉन्ड है। तो जब हम इस बॉन्ड का फायदा उठा के यदि अपने मित्रों की संख्या बढ़ाते हैं तो हम इनडायरेक्टली चीन को संदेश दे रहे हैं कि तुम जाग जाओ, अब जो बॉल है तुम्हारे कोर्ट में हम फेंक रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई इंटरनेशनल हमारी सियासत की बात और हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात। इसको हम मोदी हुकूमत का बिग विजन भी कह सकते हैं जो कि वो लेकर चल रही है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर खालिद अली साहब से, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं, बड़ी नजर रखते हैं सियासत पर, मुल्क की भी और दुनिया की भी। जानना चाहेंगे आज जो तनाजा हुआ है, जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस सदर के साथ ये सुलूक, ये क्या जानबूझकर किया हुआ लगता है? क्या है ये कि क्यों ऐसा हो गया? क्या ये किया जाना इस वक्त ठीक था? नहीं, बिल्कुल गैर जरूरी था। उससे पहले जरा सिन्हा साहब ने जो फरमाया उससे जरा सा करेक्ट कर दीजिए। उन्होंने 67 में बताया कि ये आसियान कंट्रीज बने थे और जवाहरलाल नेहरू को उसमें ख्वामखा घसीट लिया कि उन्होंने ये कहा था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू पीएम नहीं थे, उस वक्त इंदिरा गांधी पीएम थी। जवाहरलाल नेहरू 3 साल पहले मर चुके। कॉन्फ्रेंस। तो दूसरी बात यह है कि
मैं आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरे को, आप गलत डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपने मैं एक सेकंड आप मैंने होल्ड ऑन आप करेक्ट नहीं कर रहे, आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा आसियान का संगठन हुआ था 8 अगस्त 1967। फिर मैंने कहा कि जब बांगडून में कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय यह ऑफर दिया गया था हिंदुस्तान को, जबकि प्रधानमंत्री नेहरू जी को ऑफर दिया गया था, और उन्होंने कहा, वो भी मैंने टिप्पणी किया है, ये फैक्चुअली करेक्ट है, आप गलत मत बोलिए इसको। चलिए, लेकिन दूसरा ये है, देखिए बीजेपी जिस तरह से हर चीज को, खासतौर से मोदी साहब जिस चीज को एक बहुत बड़ा इवेंट्स बना देते हैं, जैसे अभी कहा गया कि 10 कंट्रीज के लोग आएंगे तो उन्होंने हमारी लीडरशिप तस्लीम कर ली है। ये बहुत बड़ा वाकया है, ठीक है, हम सब आए और हमारी मेहमान नवाजी तो हमारा हमेशा से रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो चवन लाई भी आ चुके हैं, पाकिस्तान के गुलाम मोहम्मद भी चीफ गेस्ट बन के आ चुके हैं, ब्रेजनेव भी चीफ गेस्ट, कोसिगन भी आ चुके हैं, तो क्या वो हमारे अंडर में आ गए? बिल्कुल, उन्होंने हमारी लीडरशिप तस्लीम कर ली। इस तरह की बातों से मुल्क को गुमराह करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी के साथ उन्होंने किया है, ये एक बहुत डिलिबरेटली कदम है ह्यूमिलेट करने का और लोगों को ही दिखाने का। असल में बड़ा दिल होना चाहिए। जहां अमित शाह बैठे थे, कोशिश की, इसको लेकर भी कोई प्रोटोकॉल होता है? बिल्कुल प्रोटोकॉल होता है हर जगह। जहां अमित शाह बैठे थे वहां बैठना चाहिए। देखिए, इसका प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूं कि पार्लियामेंट में जो तस्वीरें खींचती हैं साल में एक बार सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, आप देखिए कि उधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर से इधर सोनिया गांधी बैठती थी, जो कि वो सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी की, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की चेयरमैन थी। तो वही यहां भी होना चाहिए था और अब तक होता रहा है। बीजेपी के अडवाणी जी अपने आप को कहते थे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, उनको कहां बिठाया जाता था, ये देखना चाहिए था। तो बीजेपी को वो रवायतों को रखने के आदी नहीं है और वो ये जानबूझ के दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जोक सुनाएंगे इस तरह का। हालांकि अपोजिशन लीडर है तो होना ये चाहिए था कि ये जो 10 मेहमान आए हैं इनसे भी उनकी ऑफिशियल मुलाकात कराई जाती। तो ये बहुत बड़ा, इसको तो कंडेम किया जाना चाहिए और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि आप जरा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त नहीं। हालांकि बार बार कहा जा रहा है, मैं अमलेंदु उपाध्याय जी से भी जानना चाहूंगा, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो अफसरों का फैसला है, वही तय करते हैं कौन कहां कैसे बैठेगा। आपको लगता है ये अफसरों तक के लेवल का मामला था कि इसमें हुकूमत की सीधी दखलंदाजी नहीं होगी? एक शेर है कि उस घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग, दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद हैं। ये हुकूमत का छोटापन जाहिर हुआ है और कुछ नहीं है। और अगर ये अफसर ही तय करते हैं तो फिर कह दीजिए कि इस मुल्क को अफसर ही चलाते हैं, सरकार नहीं चलाती है। और जब कल ये खबरें आ गई थी कि चौथी सफ में बैठाया जाएगा तो सरकार हमारी सो रही थी क्या? उसे नहीं मालूम पड़ गया था कि अफसरों ने फैसला ले लिया चौथी सफ में बैठाने का और फिर आज वो छठी सफ में पहुंच गए जी। तो इसलिए ये जो छोटे मन के लोग जब राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं तो इसी तरीके के फैसले सामने आते हैं। असल में दिक्कत ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी जी की सरकार के साथ में, कि जब संविधान बन रहा था तो इस समय ये लोग संविधान का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे मनुस्मृति संविधान होना चाहिए। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए जा रहे थे, पंडित नेहरू के पुतले जलाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मन के अंदर की छुपी हुई चीजें हैं वो सामने निकल के आ जाती हैं। तो राजनीति की में अपने मतभेद अलग होते हैं। भाई ठीक है, आपने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप आजाद मुल्क में जो है आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आजाद मुल्क ने आपको ये मौका दिया, इस लोकतंत्र ने आपको मौका दिया कि आपकी पार्टी भी सरकार बना सके। तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अगर आप उसी लोकतंत्र की खूबसूरती को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, जाने या अनजाने किसी भी तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि वो आने वाला कल जो कांग्रेस का है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस का इल्जाम अपनी जगह ये दिखाना चाह रहे थे आसियान ममालिक के हमारे मेहमानों को कि देखो हिंदुस्तान में जो अपोजिशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अपोजिशन के सदर की, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सदर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई खास मायने हमारे लिए नहीं रखती है। ये कांग्रेस का इल्जाम नहीं। अब ये कांग्रेस का इल्जाम खैर अपनी जगह है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ एक स्वतंत्र भारत के नागरिक के इत्तेफाक रखते हैं क्या जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि नहीं, अब आसियान देशों को दिखाना चाह रहे थे या इस लीडर की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं। अब वो आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिखाना चाह रहे थे या दिखाना नहीं चाह रहे थे वो तो पता नहीं, लेकिन इस मुल्क को जरूर बताना चाह रहे थे कि हमारे लिए अपोजिशन की कोई अहमियत नहीं है। ये तो बात जाहिर होती है। और अगर नहीं था तो अगर मान लीजिए अफसरों की भी नालायकी थी, मान लिया जाए, तो सरकार की तरफ से बाकायदा बयान आना चाहिए था कि भाई अफसरों की तरफ से हुआ, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने गलतियां की उसके लिए माफिया नहीं मांगी हैं और माफी मांगने से अगर सरकार माफी मांग ली तो छोटी हो जाएगी, बल्कि सरकार का दिल और बड़ा होता, सरकार का महत्व जैसा बढ़ता कि अगर अफसरों से गलती हुई उस गलती को सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो जाहिर बात है अफसर जो करते हैं, अफसरों को भी कहीं ना कहीं से शेयर होती है ना, और अगर शेयर नहीं थी तो सरकार तय करे किस अफसर ने किया, उस अफसर कार्रवाई। ठीक है, मैं डॉक्टर मुकेश मिश्रा से भी समझना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी के आप माहिर हैं,
किस तरह के मैसेज जाते हैं? अगर ये कोशिश जानबूझकर हुई है तो क्या किस तरह के मैसेज जाते हैं? क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम है, इसको दुनिया देखती है, दुनिया इसको जानती है, इतने बड़े डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ऐसी चूक या ऐसी कोशिश किस तरफ ले जाएगी? देखिए, इसमें हमारा कहना यह है, आज तो भारतीय इतिहास में ये बहुत महान दिन है। पहली बार ऐसा भारत के राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा हुआ है जो आपके 10 देशों के महान जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपके बीच शामिल हुए हैं। ठीक है, यहाँ इशू ये नहीं होना चाहिए कौन कहाँ बैठा, कौन कहाँ नहीं बैठा। आप में से हम सभी जानते हैं जो सरकार बैठने बिठाने की काम नहीं करती है, व्यवस्था जो होता है नौकरशाही करती है, नौकरशाही सिस्टम को चलाती है। सरकार आदेश देती है, लेकिन आदेश बैठने बैठाने का आदेश सरकार नहीं देती है। आज तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना चाहिए जो भारत किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। जो चाइना अब तक थ्रेट करता रहा है, जिस चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके जिस तरह गोलीबारी करा रहा है, जिस तरह बॉर्डर का इशू बना हुआ है, आप देखिए चारों तरफ से हम चाइना को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड मंच पे मोदी जी ने जो विजन अपना तैयार किया है, जो कल तक भारत को रिकॉग्निशन नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, आज भारत को हर जगह सम्मान मिल रहा है। आज बात चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी, आज की चर्चा ये नहीं होनी चाहिए थी जो कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है। तो ठीक है, हाँ। आपका कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेकार की सियासत हो रही है। हाँ, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये आपका कहना है। लेकिन एसपी सिन्हा जी, फिर राहुल गांधी एक चिट्ठी लिखते हैं मुल्क की आवाम के नाम और कहते हैं कि संविधान को बचाओ, आईन को बचाओ। कैसे देखें इस बात को? संविधान को तब नहीं बचा रहे थे जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुक्म पलट दी थी। संविधान को उस समय नहीं बचा रहे थे जब इमरजेंसी घोषित हुआ था। संविधान को उस समय नहीं बचा रहे थे जब बाबू जयप्रकाश नारायण को किडनी फेलियर करवाया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। उस समय संविधान कहां था? जब रूथलेसनेस के साथ बाबू चंद्रशेखर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जी, बाबू जयप्रकाश नारायण जी सबको जेल में भरा गया ठूस ठूस के, उस समय कहां था संविधान? सवाल यह है कि कांग्रेस को यह पच नहीं रहा है कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, और जिस मजबूती के साथ अच्छा वो काम कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैल रही है। आप एक मोदी जी का फैसला बता दीजिए जो नेशनल हित में नहीं है। तो सवाल यह था, इनको पता चल रहा है इनकी दुकान बंद हो रही है। दुकान ये सत्ता के बाहर रहने के आदी नहीं है, सत्ता में इनको चाहिए बैठना, तो पेट में तो दर्द होगा। तो ऐसे से मुद्दा उठाओ, अवार्ड वापसी। काहे का अवार्ड वापसी भाई? जब आपके कागज लौटाए तो आपको जो जितना पैसा मिला था वो क्यों नहीं लौटाए? और आप एक देखिए, हर एक 3 महीने पे ये साजिश होती है, एक नया मुद्दा। हर एक 3 महीने पे कोई ना कोई नया मुद्दा, और एकदम ट्रिवियल मुद्दा होगा, और उस पे हंगामा इतना होता है, चाहे वो दलित मर जाए जो बाद में पता। वो गए प्रोग्राम। सवाल एक सेकंड इमरान साहब एक सेकंड इधर से गलत गया ना हुकूमत की तरफ से। एक सेकंड इमरान साहब, हम मर्यादा प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कहां गया मर्यादा? जब कांग्रेस का एक आदमी संदीप दीक्षित बोलता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गुंडा, कहां गया मर्यादा? क्या कांग्रेस ने क्या हरकत किया उस पर? क्या कहां गया मर्यादा? जब मणिशंकर पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं मोदी को हटाओ, हमको मदद करो, कहां गया मर्यादा? कहां गया मर्यादा जब आपको कोई आपका मतलब नहीं था, आपको पता नहीं है स्ट्रेटजी चाइना के खिलाफ डोकलम में, और आप जाके चाइनीज इन्वॉय से मिलते हैं, कहां गया मर्यादा? इस तरह का नौटंकी करने से आप सोचते हैं कि देश में आप लोगों को प्रभावित कर देंगे, तो आप गुमराह हैं। आपको यदि टक्कर लेना है तो अपना आईक्यू लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाइए और एक्चुअल मुद्दे पे बात कीजिए। अभी बोलते हैं डावोस में पीएम के स्टेटमेंट पे, एड्रेस पे, क्या ये बताइए कि 1% धन किसके पास है? अरे भाई, 65 साल 67 साल राज किए आप, 60 साल से ज्यादा राज किए आप, और मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 1% पैसा किसके पास है? ठीक है, ये क्या बकवास है? डॉक्टर खालिद अली, बेजा मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से, आपको लगता है? देखिए, मुद्दा तो बेजा बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है आप देखिए, लव जिहाद आ रहा है, गाय उसमें आ रही है, किराना के हिंदू डर के छोड़ के भाग रहे हैं हर, और सबसे बड़ी करनी सेना ने जो पूरे मुल्क में गुंडागर्दी फैली पड़ी है, ये नरेंद्र मोदी के साथ आई है या ये राहुल गांधी कर रहे हैं?
और इसमें जो भी कर रहा है ये सही बात है कि असली जो मसाइल हैं उनसे मुल्क की नजर भटकाने की बाकायदा कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है ये तो आप जा रहे हैं, ऐसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसका तज्जिया कीजिए, लेकिन हर 2-3 महीने हालांकि कल पद्मावत पर हमने बहुत बात की थी, उसमें दोनों सियासी जमातें बीजेपी और कांग्रेस एक बार भी करणी सेना का नाम दोनों नहीं ले रही थी, ना दोनों फिल्म का नाम लेने से बचती थी, ना पद्मावती का नाम लेने से, क्योंकि उनको सबको फिक्र है अपने अपने वोट बैंक की और कोई नहीं छोड़ना चाहता। सियासत तो दोनों तरफ से। कांग्रेस के जुर्म कम नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि उसने ये किया था तो हम भी वही करेंगे, तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां कांग्रेस पहुंच गई है। कांग्रेस ने जो सारे आज ये कुकर्म हो रहे हैं वो सब कांग्रेस कर चुकी है। उसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, उसमें तमाम इस तरह के झूठे और इस तरह के सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, तो उसे कांग्रेस का जुर्म कम नहीं है। नहीं, मगर तो अवाम तो इसको देखकर लगता है खुश होगी कि चलो कांग्रेस को सजा दी जा रही है, नहीं, अच्छी सजा दी जा रही है। क्या ये मैसेज देने की कोशिश? अवाम सजा पे खुश नहीं होता, आप कांग्रेस को सजा। अवाम को रोजगार चाहिए, अवाम को महंगाई जो बढ़ रही वो चाहिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अवाम को चाहिए कि मुल्क की हिफाजत करें। पाकिस्तान से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि एक सर काट के ले जाएगा तो 10 लाऊंगा, आप उसकी तरफ से नजर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बाकायदा इस तरह की बात है कि मोदी साहब ने सुपर पावर बना दिया हिंदुस्तान में। हालत ये है कि बच्चों के स्कूल से वापसी के बाद महफूज नहीं है, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। और मेरे ख्याल से जो 10 मेहमान बुलाए हैं ये बहुत शर्मनाक वक्त था इस वक्त, जब सारे हिंदुस्तान की सड़कों पे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपको इस वक्त मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए था, आपको पहले उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद आप दिखाइए। ठीक है, लेकिन ये एक रवायत से शुरू हुई मोदी सरकार आने के बाद। 2015 में ओबामा आए, 2016 में ओलांद को बुलाया गया, 2017 में बिन जायद को आए, अरब मुल्कों को भी साधने की कोशिश की गई। मैं सर लौटूंगा, मैं लौट रहा हूं, मेरे उनके बाद इशारा हो रहा है, उन्होंने शुरू नहीं किया, उनके पहले से होता रहा है, यहाँ बड़े बड़े लोग जाते रहे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। जी जी ठीक है, नहीं आते तो रहे, लेकिन खास तौर से इसको एक बड़े लेवल पर दिखाने की जो कोशिश की जा रही है जी, वो डालने जाते हैं, वो भी बड़ा ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। आपने क्योंकि शुरू में कहा था कि सब मैनेजमेंट की कोशिश है और एक कुछ भी बड़े तौर पर करने या दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं लेकिन डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा, फिर ब्रेक लेता हूं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको ये जो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है पिछले 3 साल से, क्या वाकई ये दिखावा है या इससे भी बड़ा मैसेज जाता है? देखिए, सिन्हा साहब के बातों से मैं बहुत प्रभावित हूं। जो बेसिकली क्या होता है, सत्ता पक्ष जब विपक्ष में बैठती है और सत्ता करने की जब आदत बन जाती है तो विपक्ष में बैठना उनको नागवार गुजरता है। इतिहास, भारतीय संविधान के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भाषण देके आया जी। पूरा वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, पूरे विश्व ने सम्मान दिया। वो सम्मान के बदले आप कहते हो यहां आप उसको सियासी में बदलते हो। हर 3-4 महीने के अंदर अंदर एक नया न्यूज प्लान कर देते हो, कभी गैंग अवार्ड वापसी गैंग, कभी वो लव जिहाद, कभी कुछ कभी ये इशू डाइवर्ट करने का एक डिस्ट्रैक्टेड मतलब आप बात को समझिए, मतलब किसी भी चीज का अगर हम विरोध करें, मुखालफत करें तो वो देश के खिलाफ हो गया, मुल्क के खिलाफ हो गया, ये ऐसे कैसे चलेगा? ये विरोध नहीं है। अगर जो दिख रहा है आप देखो ना, बहस तो होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए ना, मुखालफत तो होनी चाहिए। आप देखो, हर वक्त चुनाव से पहले ही अवार्ड वापसी गैंग आती है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना जो लोकतंत्र खतरे में पड़ गई है, आज आपने सुना भाई संविधान खतरे में पड़ गई है। तो इससे पहले का ऐसा कभी हुआ है क्या? इससे कभी पहले ऐसा नहीं हुआ क्या? इससे बहुत बुरी स्थिति में रही है, लेकिन आज देश कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ रही है। तो आप ये मुझे बताइए, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये बीजेपी की चाल है, एग्जैक्टली या मरकजी हुकूमत की चाल है? बौखलाहट है कांग्रेस की। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। ये मरकजी हुकूमत की चाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कांग्रेस की बौखलाहट है तो मरकजी हुकूमत की चाल है। इस चाल को नहीं कह सकते ना, जो चाल ओछापन है, चाल नहीं है, ओछापन। ये बौखलाहट को आप कह सकते हैं, बौखलाहट कह सकते हैं, क्योंकि जो काम ये पिछले 60 सालों 70 सालों में नहीं कर पाए, वो मोदी गवर्नमेंट इतने 3 सालों के अंदर एक मुकाम पे लेके गई है। ठीक है, तो इस नाते आप इसको देखिए जो कैसे डिस्ट्रक्टेड माइंडेड है। पूरा एक इंटेलेक्चुअल फोरम इन्होंने बना रखा है और उसके तहत ये पूरा प्लानिंग किया जाता है, कभी जाति पाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। इस पर और बात करते हैं सर, इस पर और बात करते हैं और गहराई से जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे नाज़रीन भी जो जुड़े इस वक्त, दुनिया भर के नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसकी तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे और ये जो तनाज़े होते रहते हैं उसका कितना असर होता है और इससे किसको कितना फायदा
फायदा कितना नुकसान हो रहा है, ये भी हम समझने जाने की कोशिश करते हैं। छोटे से वक्फे का यहां पर इशारा हो रहा है, अभी लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज का मुद्दा। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। जी हाँ, आज यौम जमहूरिया है और बहुत शानदार तकरीब रही यौम जमहूरिया की। आसियान ममालिक के 10 लीडर आए, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से कुछ इल्जामात भी आए, उसको लेकर सियासी बहस भी हो रही है। हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो तकरीब हुई जिसमें आसियान ममालिक के मेहमान आए, वो क्या मैसेज देने जा रही है, और दूसरा हमारी जो घरेलू सियासत चल रही है उसके पीछे क्या वजूहात है और उसका क्या मैसेज जाएगा, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल SP सिन्हा साहब हैं, डॉक्टर खालिद अली हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी हैं, फॉरेन पॉलिसी के माहिर हैं, और अमलेंदु उपाध्याय हैं, सीनियर सहाफी हैं। एक बार अमलेंदु उपाध्याय की तरफ चलता हूं। अमलेंदु जी, अगर हम सियासत से थोड़ा और इंटरनेशनल सियासत की तरफ बढ़ें तो हम देखते हैं कि आसियान ममालिक, इनमें से कुछ खासतौर से चीन से जो साउथ चाइना सी तनाज़े में उलझे हैं, हिंदुस्तान उन आसियान ममालिक की तरफ तो देख रहा है उम्मीद भरी नजर से, वो भी हमारी तरफ बहुत उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम या आज का ये जो फंक्शन है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश है कि हम उनके साथ हैं किसी भी मौके पर। देखिए, अगर ये दिखाने की कोशिश है जी, जैसा कि है नहीं, अगर ये दिखाने की कोशिश है तो जाहिर सी बात है कि आप फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मोर्चा युद्ध का खोल रहे हैं। वो आर्थिक युद्ध भी हो सकता है, सैन्य युद्ध भी हो सकता है। तो पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये दिखाने की कोशिश है कि हम इनके साथ खड़े हैं। ऐसा ना सरकार ने कहा है, ना सरकार की तरफ से कोई इशारा है। नहीं, एक मैसेज जाता है, वो तो मैसेज हम लोग परसेप्शन बनाते हैं ना मैसेज का, तो ये परसेप्शन है, ये सरकार की तरफ से कोई नहीं कहा गया है। ये बात सही है कि आसियान देश जो है वो व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे मुकाबले उनकी 1/3 आबादी है सबकी मिलाकर के, और हमसे ज्यादा उनकी 2 या 3 गुनी GDP है जी। इसलिए वो व्यापार के लिए हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत तरक्की उन लोगों ने की है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये भी बात सही है। उनका चीन से सीमा विवाद को लेकर के और व्यापार को लेकर के डिफरेंसेस हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें बुलाकर के हमने चीन को संदेश देने की कोशिश की है, तो सवाल ये उठता है कि हमने जब यहाँ शी जिनपिंग को बुलाया था तो हमने किसको संदेश देने की कोशिश की थी। तो ये असल में हम हर तरफ हाथ पैर फैला रहे हैं। अच्छी बात है, सरकार को हर तरफ हाथ पैर फैलाने चाहिए और अपना विस्तार भी करना चाहिए, व्यापार के नए रास्ते भी खोजने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि हमने ये मैसेज दे दिया कि अब चीन को घेर लेंगे, अब चीन को निपटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना भारत इस तरह की बात कर रहा है, ना चीन इस तरह की कोई बात कर रहा है। और व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में बढ़ रहा है, भारत के बीच भी बढ़ रहा है, चीन के बीच भी बढ़ रहा है। डोकलाम का विवाद था, जिसे कहा जा रहा था सुलझ गया है और मोदी जी ने सुलझा दिया है, मालूम पड़ रहा है वो सुलझा नहीं है अभी। तो ये बहुत सी चीजें होती रहती हैं। और कहने से हमारे जो थे वो गए थे, अब सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के NSA से बात कर रहे थे उसी समय जिस समय यहाँ सब बातें हो रही थी। तो ये सब चीजें देखिए, कूटनीति जो है वो किसी एक को दुश्मन बना के नहीं चल सकती। कूटनीति में आपको प्यार भी रखना पड़ता है, अपनी ताकत भी दिखानी पड़ती है। तो यही सरकार कर रही है कि अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश कर रही है और कूटनीति पे प्यार से और व्यापार के रास्ते पे भी बढ़ने की कोशिश कर रही है, और वो सारे मुल्कों के साथ करना पड़ता है। तो इसमें कुछ मतलब आपकी नजर से कुछ नया नहीं हो रहा है? नहीं, नया बस ये है कि 10 लोग एक साथ आ गए, बस यही है, यही नया है। बस इसके अलावा शायद आप इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते? एकदम नहीं जी। थियरी तो बात करने के लिए 2 घंटा बात करते रहिए, उसका नेट रिजल्ट 0 है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसिड टेस्ट क्या होता है। आज 10 जो आसियान के लीडर्स आए, आज चीन कितना बौखलाया हुआ है। आप चीन के पेपर्स में चीन की क्या क्या टिप्पणी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है तीर सही निशाने पे लगा है, और तीर सही निशाने पे लगा है इसलिए चीन बौखलाया हुआ है। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट करो। जो दृष्टि चीन की हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, उत्तराखंड की तरफ है, उसकी दृष्टि ले जाओ साउथ चाइना सी, पहले उसको वहां घेरो, वहां उसकी फोकस चेंज करो। ये है स्ट्रेटजी। जब हायर जियो स्ट्रेटजिक नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आप कुछ भी बोलते रहिए। तो क्रिटिसाइज करना है तो मैं किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूं, भगवान सूर्य को भी कर सकता हूं कि बहुत ज्यादा गर्मी दे दिया, हीट स्ट्रोक हो गया। लेकिन सवाल है, भगवान सूर्य के बिना धरती रहेगी नहीं, पूरा डार्कनेस हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फ्रोजन। तो सवाल यह है कि क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो है ये
फॉरेन पॉलिसी में टाइटैनिक शिफ्ट है, गेम चेंजर होगा और इससे चीन की परेशानियां बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन सचमुच में बहुत परेशान है इस इनिशिएटिव से। देखिए, शतरंज के चाल में जब दुश्मन एक्नॉलेज करे कि ये सही नहीं है तो आप समझिए कि तीर सही जगह पे लगा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर खालिद अली साहब, ब्रुनोई के साथ, वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी को लेकर के चीन का तनाजा है और इधर म्यांमार में वो भारी सरमायाकारी भी कर रहा है। ऐसे में हमने सबको बुलाया और सब आए, तो जो बात एसपी सिन्हा जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को टेंशन तो देता है, जैसे कि वहां के मीडिया के जरिए भी ये बात आ रही है। भले ही अमलेंदु जी कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है और आप दूसरों को दुश्मन बनाकर ऐसे आगे नहीं चल सकते, और दुश्मन बनाने की जरूरत क्या है? दुश्मन तो है ही, बनाना क्यों? देखिए, अगर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी की बजाय हमारे सिन्हा साहब तय करते तो बेटर तय करते। इनके पास ज्यादा विजन है। इसमें जो इन्होंने कहा है, देखिए मैं आपको मेरा विजन नहीं है। देखिए, म्यांमार पॉलिटिकल मैन, मुझे मालूम हो रहा है। म्यांमार की जो मिसाल मैं आपको देता हूं कि चाइना ने इतना पैसा लगा रखा, उनकी रेल बीच में से निकल रही है वहां, वो सिर्फ इसलिए कि उनको आंसुई को यहां बुला लिया है, चाइना से उसके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये बड़ी चाइल्डिश अप्रोच है। ये बुलाया इन लोगों को, लेकिन देखिए हमारे यहाँ तो ओबामा भी आए थे, ओबामा ने हमारी लीडरशिप तस्लीम कर ली। हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट गुलाम आए थे पाकिस्तान के, गुलाम हसन, क्या उसके बाद उन्होंने वार 65 में वॉर हो गई। हमारे यहाँ कोसिगा और T2 एक साथ आए थे 68 में, एक साथ दोनों आए थे, और उससे पहले भी आ चुके थे। जब जापान के जस्टिस टनाका हमारे यहाँ आए थे, तो ब्रिटेन के एक्सचेकर का सेक्रेटरी हमारे यहाँ आया था। एक साथ दो आ चुके हैं, तो क्या उन्होंने हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली, हमारे साथ खड़े नजर आए? अरे भाई, पॉलिटिकल लोग आने के बाद एकदम दोस्त नहीं बन जाते। आपके यहाँ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, आते हैं, हमारे बिजनेस के मुमकिन है कुछ बिजनेस पर फर्क पड़ जाए, उनके साथ डेलीगेशंस आए हो, यहाँ कुछ लोगों से मिले हो, लेकिन इस तरह का इंप्रेशन देना कि पूरा चाइना का भट्टा बैठ गया। एक टीवी पे आज एक साहब कह रहे थे कि चाइना का भट्टा बैठ गया, तो भाई ऐसा मत करो। हिंदुस्तान के लोगों के जहन का भट्टा मत बैठाओ, उनको सही मैसेज दो। और ये मेरा ख्याल ये है कि इससे ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब आप फॉरेन पॉलिसी हमारी ये देखिए कि हमने जो हमारा नेपाल जो सबसे क्लोज था, हमने यूएनओ में हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो गई, उसे यूएनओ में उसने शिकायत की है। तो ये तो हालात है नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद फॉरेन पॉलिसीज का। सबसे पहले कहाँ गए वो? उन्होंने बुलाया किसे? पाकिस्तान के, उसको जब सिवेरिंग हुई थी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान से? तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ आ गया और फिर वो हमारी दोस्ती हो गई उनसे, अब वो जो है हमारे साथ खड़ा नजर आएगा और चीन तनाव हो गया। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है और बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से, बहुत एंथुसियास्टिक और जोशीले होने की जरूरत इस सिलसिले में नहीं है। कि अगर हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें तो हर बात पे इस तरह सपोर्ट करें। नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए, हम भी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं एसपी सिन्हा जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज का ऑडिट होता है, हम लोग आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट, कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया उसका ऑडिट किया जाए। तो चलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं मोदी जी पे। आज जो पहचान मोदी जी ने भारत का बाहर बनाया है जी। हमें अभी इंडिया टीवी पे मैं था, एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने, वो कोरिया में रह चुके हैं, उन्होंने कहा जो सम्मान, जिस तरह से हम लोग का तिरस्कार होता था, आज सम्मान की दृष्टि से सब जगह देखा जाता है। आप मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया विजिट का बात कीजिए, जापान का बात कीजिए, स्पेन का कीजिए, कनाडा का, ये सब जगह से न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उन्होंने मदद लिया है। इन लोगों के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील किया है। जो जापान के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील कितने दिन से पेंडिंग था, वो उन्होंने किया है। जब न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास यूरेनियम 233 और ये सब होगा तो हमारी एनर्जी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारा देश विकास करेगा। पाकिस्तान के अच्छे दोस्त सऊदी अरबिया, कटार, ओमान, ऐसे लोग को तोड़ के अपने फोल्ड में ले लेना। और सऊदी अरबिया तो यहां तक गए कि नवाज शरीफ को बोलने तक का मौका नहीं दिया। यह है कूटनीति की सफलता, जो मुझे समझ में नहीं आता लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता। यदि धृतराष्ट्र की तरफ आंख बंद करके यथार्थ को नहीं देखना चाहते हैं तो भगवान भी आपको मदद नहीं कर सकता है। आप सही माने में, पर आप एक दिन एक्सक्लूसिव आप इंटरव्यू रखिए मेरा और आपका, और मैं बताऊंगा कि डिफेंस के क्षेत्र में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में, न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड में, जॉब एम्प्लॉयमेंट में, गरीबों को लोन देने के सच में, एलपीजी कनेक्शन, फिक्टिशियस, जितने आधार के कारण फिक्टिशियस लोग निकले हैं। ठीक है। पहले बिहार में गांव का मुखिया जो साइकिल पे चलता था कार में चलने लग गया, क्यों?
25,000 आया, चलो 12,000 दे दो, तो 12,000 ले जाओ। इस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट डीबीटी था ही, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर था ही नहीं। जब इस तरह से अच्छा काम, लेट देयर बी ए डिबेट ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट, एंड जो आपको सबसे महारथी लगता है उसको मेरे सामने बिठाइए और मैं जो फैक्ट फिगर देता हूँ मौजूदा सरकार ने क्या किया। खाली हवा में बात करना। एक बात तो सही है कि मोदी जी पहले 15वें प्रधानमंत्री हैं इस देश के, ये बात मान लेनी चाहिए। मोदी सब कुछ पहली बार कर रहे हैं, बाकी इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। ये देश भी पहली बार बना। जो आज बात हुई और जो कांग्रेस ने इल्जाम लगा रही, आप ही के पास जो आज बात हुई है और जो कांग्रेस ने इल्जाम लगा रही, वो भी पहली बार हुआ और उससे भी अच्छा मैसेज तो कम से कम नहीं जा रहा है। पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी को जो है वो एक सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मार दी। मैं इस पर भी बात करूंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। सर, एक छोटा सा वक्फे का और इशारा हो रहा है, अभी लौट रहे हैं क्योंकि गैरों पर तो बहुत करम हो रहा है, लेकिन अपनों पर क्यों इतना सितम हो रहा है, यह भी हम जानने समझने की और कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत सम्मान दे रही है, जैसा कि जनरल साहब भी कह रहे हैं, रिटायर्ड जनरल साहब, लेकिन क्यों अपनों के साथ इस तरह का रवैया, ये और जरा सोचने पर मजबूर करता है। इसके क्या मैसेज है, जानते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम अब बात कर रहे हैं आज की यौम जमहूरियत तकरीब की, जो बेहद शानदार रही, बेहद खास रही और उससे बहुत सारे मैसेज गए, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के इल्जाम है जो कांग्रेस सदर राहुल गांधी को लेकर के लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने एक चाल के तहत उनकी बेइज्जती की, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की। इस पर भी हम साथ साथ बात करते चल रहे हैं। डॉक्टर मुकेश मिश्रा, जैसा कि एसपी सिन्हा जी कहते कि बहुत मुल्क का नाम रोशन हो गया पूरी दुनिया में, और खासतौर से आप भी ये बात कह रहे हैं बार बार कि मुल्क में की शान में चार चांद लग गए हैं, जो पहले हमें पूछते नहीं थे वो पूछने लगे हैं। तो फिर ये इस तरह की बातें जो आज हुई करके हुकूमत क्या साबित करना चाहती है, ये भी तो एक सवाल उठता है ना। फिर देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको, आज का दिन जो है बहुत महान दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हमें इस पहलू में नहीं जाना चाहिए जो कौन कहां बैठ रहा है, कौन किसको कहां नंबर अलॉट किया जा रहा है, इस विषय पे नहीं जाना चाहिए। ये विषय चर्चा का विषय ही नहीं है। आज इशू ये है, जो आप देखो, एक कूटनीति के तहत मोदी जी ने किस तरह अपने ओथ सेरेमनी में सार्क कंट्री को बुलाया। अभी जो करंट आज जो हुआ उसमें आप देखो पूरे एशियान को बुलाया। कूटनीति को अपनाते हुए कुछ चीजें जो है, जो कौटिल्य की नीति है, साम दाम दंड भेद, उस नीति को फॉलो करते हुए आज जो पाकिस्तान चारों तरफ बौखला रहा है, जो चाइना चारों तरफ बौखला रहा है, ठीक है, वो मैं समझ गया। हाँ, लेकिन अपनों पर भी ये आजमाई जा रही है क्या? साम दाम ये अपनों पे नहीं कहा जा सकता। इसमें हम सहमत नहीं, इसमें कांग्रेस की आदत है, विपक्ष का काम है आलोचना करना। विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो फिर क्या? नहीं तो आप मौका तो खुद दे रहे हैं। आप हर 4 महीने पे एक नया गैंग तैयार करके प्लेटफॉर्म पे उतार देते हो। कभी अवार्ड वापसी है, कभी वो तो आप लोकतंत्र खुद दे रहे हैं ना। आपने मौका दिया ये कहने का, अरे कई बार ठीक है, पहली सप्ताह में मौका दे देते। कांग्रेस के सदर हैं, इमरान जी, बड़ी अपोजिशन पार्टी है देश की। इमरान जी, कई बार ऐसा होता है जो आप मौका देते नहीं हो, मौका ये लोग बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। वो पूरा प्लानेट न्यूज होता है वो, और वही प्लानेट न्यूज विस्तृत किए जाते हैं, प्लॉट किए जाते हैं, और ये सरकार को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो उसकी अच्छाइयां हैं, उस अच्छाइयां को दबाने की बात करते हैं। अब हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं तो प्लान मैं स्वीकार कर लेता हूँ, प्लान है और बिल्कुल प्लान है, सरकार की तरफ से प्लान है, फिर ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, सरकार की तरफ से प्लान नहीं है तो मत कहिए प्लान है। राहुल गांधी स्वयं छठी सफ में जाके नहीं बैठ गए, है ना। और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष है, उस पार्टी के अध्यक्ष है जिसका इस देश की आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, और इस समय जिनकी सरकार है वो आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए राहुल गांधी हम छठे नहीं, आपकी किताब 600 भी सफ में भेज दीजिए, उससे कोई जनता पढ़ने वाला नहीं है, है ना। जनता है, वो जनता ही आगे बैठाती है, जनता ने ही आपको आज पहली सब में भेजा है। ये जनता है, यही आपको पिछली सब में भेज देगी, जिसने आज राहुल गांधी को पिछली सब में भेज दिया। तो जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलेगा, राजतंत्र की हरकतें नहीं चलेंगी। अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र से जो सबक कांग्रेस आज सीख रही है वो आप सरकार में रहते हुए सीख लीजिए, वरना 2019 आएगा आपको भी सबक सीखने को मिलेगा। सीख रहे हैं, बस जनता सर्वोपरि है, जनता के साथ रहिए, जनता सर्वोपरि है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिन्हा साहब। इमरान जी,
मैं मिश्रा जी के साथ सहमत हूँ। एक्चुअली आज जो बहस होना चाहिए था, जो बातचीत होनी चाहिए थी, इस विषय पे होनी चाहिए थी कि ये जो 10 देश आसियान के लीडर्स हैं, क्या उस पे बात कर रहे हैं? सुनिए, देखिए हम उस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मसला हो गया ना, ये भी कहीं ना कहीं हमको परेशान सा करता है, इसलिए इस पे बात करना जरूरी है। एक पेड़ और पत्ते का डिस्कशन हो रहा है, आप एक माइनर इश्यू पे पेड़ के एक कन पे चले जाते हैं, पत्ते के कन पे चले जाते हैं, ये सही नहीं है। ये बड़प्पन ये होती कांग्रेस पार्टी की, मानती कि ये बहुत स्ट्रेटजिक मूव है, बहुत अच्छा कूटनीति का प्रदर्शन किया और उसके बाद जो कहना था अपने बिंदु को कहती। लेकिन इस तरह से जो लोगों की प्रतिक्रिया हो रही है कि कुछ नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये सब गलत बात है, ये सही बात नहीं है। जो सच है उसका सामना करो, जो एक्चुअली अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करो, जो खराब काम होता है उसकी निंदा करो, ये तो प्रजातंत्र में चलता है। लेकिन अच्छे चीज को भी उसी टेंटेड आई से देखना कि नहीं सब कुछ गलत है, फिर तो कांग्रेस के सदर को छठी सफ में भेज देना खास प्रोग्राम में, ये अच्छा काम है क्या? नहीं इमरान साहब, इसमें देखिए मैं सिन्हा साहब काफी बात कह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिन्हा साहब जैसे लोग जो हैं ये नरेंद्र मोदी के नादान दोस्त हैं। हाँ, प्रेसिडेंट अयूब ने किताब लिखी है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, उन्होंने एक जगह लिखा कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे हो गए थे कि मैं रियलिटी पता ही नहीं चल सकी। अगर नरेंद्र मोदी को सही सूरत हाल से ये लोग आगाह करें, मैं नादान हूँ, नादान दोस्त नरेंद्र मोदी के नहीं तो नादान दोस्त हूँ, दैट मींस मैं नादान हूँ लगभग। अगर इस तरह की नहीं तो आप बहुत परिपक्व हैं, आप बहुत मैच्योर हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? व्हाट डू यू नो अबाउट मी? हाँ, इसीलिए व्हाट डू यू नो अबाउट मी? सारी बातें आप मुझे नादान कैसे बोल सकते हैं? मैंने आपको पर्सनल अटैक नहीं किया, ये आप जवान सवाल की बात कीजिए। असल में आप मुझे नादान कैसे बोल सकते हैं? आई एम इमैच्योर, आई डोंट नो एनीथिंग। क्या बात कर रहे हैं आप? 38 साल फौज में नौकरी, व्हाट डू यू नो? एक प्रोफेसर करते हो तो समझते हो बहुत ज्ञानवान हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप? नादान कैसे बोलते हैं आप? आप माफी मांगी टीवी में, सारा नादान माफी मांगी। हाउ डेयर यू टेल मी नादान? डॉक्टर खालिद अलवी साहब आप ये कर सकते हैं, आपका विश्लेषण खालिद अलवी साहब का कैसे बोल सकते हैं? सेंस सर वो नहीं रहा होगा शायद। नहीं नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये कर सकते हैं, आपका विश्लेषण गलत है, आप नादान नहीं बोल सकते। व्हाट डू यू थिंक? आई एम मैच्योर, आई एम अ डॉग, आई एम एन इडियट। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बोलने में शालीनता होनी चाहिए एकदम। आप अपने शब्दों का सही, मेरे पास वक्त बहुत कम है। खालिद अलवी साहब, गलत बात है, आप नादान दोस्त लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नादान हूं मैं बिल्कुल। ये आप मेरे तिनके के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, या तो मुझे लगता है कि सिन्हा साहब लैंग्वेज बिल्कुल नहीं जानते। मैं एकदम जानता हूं। हाँ, वरना नादान दोस्त उसे कहते हैं कि जो आदमी किसी को गुमराह करे अपनी बातों से, आप उसको आप दोस्त आज तक मिला नहीं हूं। हाँ, मैं गुमराह कर रहा हूं, यही तरीका है, उससे गुमराह हो जाएंगे। और ये जो चीख गुमराह हो जाएंगे, चीख के जो बात करने का स्टाइल है, ये बहस बहुत ही चालीस बातचीत। नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा। सिन्हा साहब, ये बहस बढ़ती रहेगी। आप सिखाएंगे, अगर आप सिन्हा साहब, हम ऐसे इस मंच में कम से कम ऐसा कोई कोशिश नहीं करते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे कि आपको बोलने में थोड़ी शालीनता रखिए। सिन्हा साहब, इस मंच का कभी भी हम ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि किसी को भी बुरा लगे। मैं मंच की तरफ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप स्टूडियो में टीवी चैनल में बैठे हुए हैं, घर में बात नहीं कर रहे हैं। लगता सर, अगर आपको कोई एतराज हो तो मैं मंच की इस मंच की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। वक्त की बहुत कमी है सर, वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नाज़रीन का इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए। चर्चा काफी अच्छी रही। आप तमाम नाज़रीन को एक बार फिर यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। आप देखते रहिए जी सलाम।